Hello everyone, welcome back. So, we were in FIMM integration, right? And we have done few of the configurations, but still there are many more configurations which are to be done. तो हमने लास्ट यहाँ तक किया था which was we have assigned valuation grouping code to valuation area. You can call it as plant as well. मैंने बताया था valuation area बोलो या plant बोलो one and the same thing. And valuation grouping code is also known as इसका एक और भी नाम है valuation modifier. ठीक है. If you at all come across valuation modifier, so ये मत समझना कि कुछ नया concept है. Valuation modifier and valuation grouping code both are same. ठीक है. Now the next configuration. After this, we have to define material type. And what do we mean by material type? The transaction code is OMS2. ठीक है. Before that, let me explain you what do we mean by material type. ठीक है. मटेरियल टाइप क्या होता है? आप लोगों को याद होगा जब मैंने वेंडर कस्टमर जीएल का जब हम कर रहे थे तो मैंने अकाउंट ग्रुप करके कुछ बताया था, राइट? अकाउंट ग्रुप. तो अकाउंट ग्रुप क्या होता था? जैसे मैंने बताया, ये जीएल वेंडर या कस्टमर उनके मास्टर डेटा को कंट्रोल करता था. एंड होप यू ऑल रिमेम्बर्ड, हम हमेशा क्या करते थे? अकाउंट ग्रुप को असाइन भी करते थे, राइट? सो जो भी हम नंबर रेंज से असाइन करते थे उस नंबर से हमारा वेंडर मास्टर या कस्टमर मास्टर या जीएल मास्टर क्रिएट होता था, राइट? तो और जितने जो मास्टर है उनके फील्ड्स को भी अकाउंट ग्रुप ही कंट्रोल करता था. लेकिन सेम जस्ट लाइक अकाउंट ग्रुप हमारा क्या है? मटेरियल टाइप है. अब ऑब्वियस सा बात है, जब हम जेल मास्टर वेंडर मास्टर कस्टमर मास्टर क्रिएट करते हैं तो अभी हम FIMM में मटेरियल मास्टर क्रिएट करेंगे, राइट? तो उन उसके फील्ड्स को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ होना चाहिए फीचर. तो वो चीज है मटेरियल टाइप. हम मटेरियल टाइप इज बेसिकली it control the field of material master and also the number range just like account group. ठीक है. and it helps to know the nature of material as well कि whether वो raw material है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स है, डिफेक्टिव गुड्स है ना? तो उसका नेचर भी हमें कैसे पता चलता है? मटेरियल टाइप से पता चलता है. So here we will do the configuration and just here for your sake मैं लिख देती हूँ. It controls fields of material master and number range. Just जो फीचर एक अकाउंट ग्रुप में हम पढ़ते थे वही फीचर मटेरियल टाइप का है. ठीक है. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, it also helps to know the nature of material. मतलब क्या है कि whether it is raw material, semi finished goods, SM SEMI, sorry, semi, I just write FG as finished goods या finished goods and many more. ठीक है. तो जो क्या नेचर है वो भी हमें कैसे पता चलता है? डेफिनेटली we know it from material type. ठीक है. Now happening. Okay. तो चलो इसको हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं. Just log into SAP. The transaction code is OMS2 and by default
सो इन एसएपी बाय डिफॉल्ट जो मटेरियल टाइप कोड मेंशन्ड है फॉर रॉ मटेरियल इज ROH। तो हम क्या करेंगे ना, ये स्टैंडर्ड है, बाय डिफॉल्ट है, हम इसी को कॉपी करेंगे। सो कम हियर अगेन एंड select your material type as ROH. This is for raw material. ठीक है? Someone has deleted setting only. No issue. I think वैसे ROH है, but I think someone has deleted it. So that's okay. I think ये भी इन्होंने जो भी किया होगा ROH से ही कॉपी करके किया होगा। So हम क्या करते हैं, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। It's nothing, मतलब you have to create your own material type. तो मैं ZE89 करती हूँ and यहाँ पे रो मटेरियल रहने देती हूँ। What I do, I just give as underscore Z entertainment. ठीक है? जी एंटरटेनमेंट। एंड ऑल्सो फॉर यू ऑल प्लीज रिमेंबर कि आप जब खुद भी करो ना, तो प्लीज आप रो मटेरियल के बाद अंडर स्कोर करके जो भी देना है, आपको अपनी कंपनी का नाम देना है, जिस भी चीज से एड्रेस करना है आप कर सकते हो, बट जरूर से करना। बिकॉज जब हम मटेरियल मास्टर बनाते हैं ना, इट वी हैव टू सेलेक्ट मटेरियल टाइप बिफोर दैट। तो आपको ये शॉर्ट नेम नहीं आएगा, मेनली वहां पे डिस्क्रिप्शन आएगा। तो बहुत सारा आप रो मटेरियल वहां पे देखोगे, तो अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अपना मटेरियल टाइप चूज करना। इसलिए कुछ भी आप अपने नॉलेज के हिसाब से और आपके कन्वीनियंसी के हिसाब से आप नेम मेंशन कर देना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देना एंड जस्ट प्रेस एंटर। ठीक है, वंस यू प्रेस एंटर, इट्स ओके, जस्ट प्रेस एंटर। Number of dependent copies is 646. That's okay because हम copy कर रहे हैं, right? Now you just select it and double click on it. ठीक है? Once you double click on it, you have to give your, just press enter, your valuation area. Valuation area क्या होता है? Plant. तो मेरा ZE89 ही था and here you have to check mark all this. Mainly quantity updating and value update. ये दो को आपको check mark करना है and just save it. अब इसका क्या रोल है वो डेफिनेटली आने वाले क्लास में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन एक बार जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं बता देती हूँ। मेनली हम क्वांटिटी और वैल्यू क्यों मेंशन करते हैं? टू नो द प्राइस। मेनली क्या होता है ना, आप ये देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हमारा ना प्राइस कंट्रोल के लिए दो स्टैंडर्ड है गिवन बाय एसएपी। वन इज वी एंड अनदर वन इज एस। ठीक है, वी और एस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वी? वी का मतलब क्या होता है? मूविंग प्राइस। ठीक है, वी क्या है हमारे लिए? वी इज मूविंग प्राइस, मतलब कि प्राइस वेरिएबल, प्राइस चेंज होते रहता है, प्राइस कैन गो अप एज वेल डाउन। ठीक है, उसके लिए हमारा जो कोड है इट्स V indicator, you can say that, whereas the standard price जो नाम से ही समझ में आ रहा है, जो फिक्स्ड प्राइस है ना, स्टैंडर्ड प्राइस जो है, और ये क्या है? फिक्स्ड है, इसमें कोई वैल्यूएशन में अप्स एंड डाउन्स नहीं देखते, कोई वेरिएबल नहीं है ये। तो इसके लिए जो इंडिकेटर है गिवन बाय एसएपी इज एस। अब ये प्राइस वैल्यूएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब हम एसएपी, जब मैं एक्चुअल मटेरियल मास्टर में हम पोस्टिंग करेंगे, चाहे वो गुड्स रिसीट्स, इनवॉइस रिसीट्स का है, तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे ये मूविंग प्राइस भी इम्पैक्ट होता है। मूविंग प्राइस का जनरली क्या वैल्यूएशन, अगर स्टैंडर्ड प्राइस है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन मूविंग प्राइस को अगर कैलकुलेट करना हो तो मूविंग एवरेज प्राइस, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं बता देती हूँ, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ओवरऑल हमारा कितना वैल्यू ऑफ स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? डेफिनेटली क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जितना भी हमारा वैल्यू ऑफ स्टॉक है डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, वी विल गेट आवर मूविंग प्राइस।
क्लियर है? इसलिए हम वहां उस जो अभी हमने दिखाया वहां पे क्वांटिटी और वैल्यू में हम चेक मार्क करते हैं. द रीजन बिहाइंड दैट इज फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज मूविंग प्राइस. क्लियर है? सो दैट्स इट. So we are done with this calculation, which is, sorry, the configuration of material type. Now move to next configuration, which is what? Definitely we have to maintain default value of text codes for invoice वेरिफिकेशन. आप हर चीज में टेक्स्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो 0% हो या कुछ भी परसेंटेज का हो, लेकिन इट इज देयर. सो आपको डेफिनेटली यू हैव टू इवन मेंटेन इट बाय डिफॉल्ट एंड द ट्रांजैक्शन कोड इज OMR2. सो व्हाट वी विल डू बिफोर मेंटेनिंग इट, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, कितनी बार मैंने बता भी दिया है कि आप कभी भी करोगे तो आपको अपने OBGG में जाके पहले अपना टेक्स्ट प्रोसीजर मेंशन करना होगा. देन ओनली यू कैन गेट योर created text code, right? So what I have to do here is that /n OMR2, and here before that just come to OBBG and give your text procedure ZE89. Just save it. Now you come to /n OMR2 and here come to, can I create ZE89? Just hold on. No. Go come to new entries and here give your company code एंड टेक्स्ट कोड आपने दोनों ही क्रिएट किया था A0 V0, राइट? मैं V0 मेंशन कर देती हूँ. ठीक है, just press enter and just save it. That's it. So we are done with this. Now there is one more mandatory settings, which is in order to avoid duplicate invoice posting, हम क्या करते हैं, एक सेट करते हैं configuration for checking the duplicate invoice posting. So set check for duplicate invoices. ठीक है, as a mandatory setting. So OMRDC. Clear है? This is the transaction code. So come to /n OMRDC and here you come to this display and come to new entries. Give your company code and here आपको ये तीनों चेक मार्क करना है. चेक कंपनी कोड, चेक रेफरेंस एंड चेक इनवॉइस डेट. तीनों चेक मार्क करना है. जस्ट सेव इट. नाउ जैसे हमने है ना वेंडर और कस्टमर के केस में टॉलरेंस लिमिट हम मेंटेन करते थे, होप यू ऑल रिमेम्बर्ड, जहां पे हम एक लिमिट सेट करते थे कि वेदर एम्प्लॉय को कितना लिवरेज है कि वो कितने अमाउंट तक का पोस्टिंग कर सकता है एंड कितना डिस्काउंट अलाउड है देना. सेम इसके केस में भी है, विच इज इन मटेरियल मैनेजमेंट. ठीक है, so let me explain you first the tolerance limit which we set in material management. ठीक है, तो पहले मैं समझा देती हूँ and then we will proceed in creating and configuring those tolerance limits. ठीक है, तो चलो. Now suppose I give you an example. एक सिनेरियो है, ठीक है. Say your PO price is 100 rupees per unit. ठीक है, your PO price is 100 units, 100 rupees per unit. मतलब आपने जो भी परचेज ऑर्डर दिया है वो
100 रुपीज का आपने दिया है पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। तो एंड इनवॉइस जो प्राइस है ना, वो से वो रिवाइज होके आया एंड कैसे आया, 110 रुपीज करके पर यूनिट। वेंडर ने, हमने परचेज ऑर्डर दिया 100 का, वेंडर ने रिवाइज करके हमें इनवॉइस दिया 110 का। तो इसमें क्या, देयर आर डिफरेंट टॉलरेंस लिमिट्स विच वी कैन सेट इन बट जो हमें हमें काम आएगा या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बस वही समझा रही हूँ, ठीक है। So there is one tolerance limit with the name as VP. VP known as, or first me let me write full, variance percentage. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बाय द कोड, VP। VP का क्या मतलब है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर हमने VP 5% सेट कर लिया, दैट मीन्स कि जो भी इनवॉइस प्राइस हो वो 5% के विद इन हो तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दैट मीन्स कि जो भी पीओ प्राइस है उसका जो भी 5% है, तो पीओ प्राइस इज व्हाट, 100 का 5% विल बी 105। क्लियर है। तो अगर हमारा 105 तक का इनवॉइस प्राइस है, तब तो एसएपी विल प्रोसीड विद द पोस्टिंग ऑफ इनवॉइस। लेकिन अगर 105 से ऊपर हो गया, मतलब 105 यू कैन से इट इज द मैक्सिमम एक्सेप्टेड प्राइस, ठीक है, तो हमारा एसपी क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा इनवॉइस। सो हियर इन दिस सिचुएशन इफ द इनवॉइस प्राइस इज 110 whereas the variance percentage is set to a limit of 105, so क्या एसपी इसमें ब्लॉक करना चाहिए या वो प्रोसीड करेगा इनवॉइस को? ऑफ कोर्स it will block the invoice. Why? Because rupees 110 is exceeding rupees 105 because हमारा लिमिट कितना अलाउ कर रहा था, 5% on PO price. क्लियर है। so this is what variance percentage, इसका क्या मतलब, it the percentage can be anything, but मैं आप लोग को just for an example समझा रही हूँ कि variance percentage का क्या रोल है, ठीक है, क्लियर है। now there will be another percentage which we call as blanket deviation. What do we mean by this? This we call as BD. ठीक है, इसमें क्या है कि ये आपका चेक करता है डिफरेंस। सपोज आपने है ना एब्सोल्यूट डिफरेंस मेंशन किया एज रुपीज INR से 8, दैट मीन्स क्या कि अगर इनवॉइस प्राइस और पीओ प्राइस का डिफरेंस 8 रुपीज 8 रुपीज तक के विद इन है, तब तो इनवॉइस एक्सेप्टेड है, अदरवाइज एसपी ब्लॉक कर देगा। तो अगर हम करेंट सिनेरियो देखें तो हमारा इनवॉइस प्राइस 110 है, PO price is 100, so the difference is of 10 rupees. Definitely, है ना, तो 10 rupees is what? Greater than rupees 8. So here SAP will what it will do? It will block the invoice. Clear है? वो invoice को proceed करने नहीं देगा. So this is what? Blanket deviation. Clear है? Now the third is what? The third we call it as planned price change. ठीक है? So दिस इज वी ऑल्सो कॉल एस पीपी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, लेट मी एक्सप्लेन यू। इसका ये मतलब है कि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल हम अगर इस पीपी को एक्टिवेट कर देते हैं, है ना, और हमारा जो पीओ प्राइस 100 है, इनवॉइस प्राइस 110 है, और प्लांट प्राइस इज व्हाट, प्लांट प्राइस इज 108, ठीक है, पर यूनिट। तो इस सिचुएशन में अगर हम प्लांट प्राइस को एक्टिवेट कर देते हैं, तो हमारा इस सिचुएशन में, ये कंडीशन में हम एक्सेप्ट कर लेंगे, एसएपी विल एक्सेप्ट द इनवॉइस। अब डेफिनेटली आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये 108 किस बेसिस पे वो एक्सेप्ट करेगा। देखो, जब आप प्लांट प्राइस लिख देते हो ना, तो एसएपी क्या चेक करता है, डेफिनेटली वो ये चीज कंसीडर करेगा,
वो वेरिएंस परसेंटेज भी देखेगा, वो ब्लैंकेट डिविएशन भी देखेगा, और अगर वो उस टॉलरेंस लिमिट के है तो वो उसके आसपास के अमाउंट को भी एक्सेप्ट कर लेगा। इसको और थोड़ा सा अगर मैं एलाबोरेट करके समझाऊं तो इस तरीके से समझो कि सपोज अगर हमारा, आप ये समझो, अगर हमारा सपोज वीपी है ना 2% है, ठीक है, तो ये तो चीज आप समझ लो कि प्लांट प्राइस एक्टिव होने के बावजूद भी एसएपी डेफिनेटली वेरिएंस परसेंटेज और ब्लैंकेट डेविएशन ये इसको भी कंसीडर करेंगे कि वेदर ये टॉलरेंस लिमिट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सपोज आपका वेरिएंस परसेंटेज 2% है, दैट मीन्स प्लांट प्राइस का 108 प्लस हमारा 2% विच इज व्हाट, विच विल बी टोटल टू अमाउंट 110.16, क्योंकि 2% ऑफ 108 विल बी समथिंग अराउंड आपका कुछ आएगा 2.16, ठीक है, तो 2.16 प्लस 108 विल बी 110.16, ठीक है। सो अगर हमारा इनवॉइस इसके विद इन होता तो, और प्लांट प्राइस एक्टिवेट है, तो एसपी विल एक्सेप्ट द इनवॉइस। तो हमारा प्लांट प्राइस क्या था, 108 था, इसके विद इन ही आ रहा है ना, तो हमारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा इनवॉइस। लेकिन अगर यही अगर हमारा सपोज फॉर एग्जांपल 112 होता तो ये एक्सेप्ट नहीं करता। व्हाई? बिकॉज हमारा ये लिमिट के बियॉन्ड चला गया, तो इट विल नॉट एक्सेप्ट, इट मीन्स एसएपी विल ब्लॉक दैट इनवॉइस। तो क्लियर है व्हाट डू वी मीन बाय प्लांट प्राइस? जनरली प्लांट प्राइस जब हम एक्टिवेट करते हैं ना, तो एसएपी को हम कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं इन इनवॉइस प्राइसिंग, है ना, सो दैट कि क्या हो रहा है ना, जो भी थोड़ा बहुत आफ्टर कंसिडरिंग दिस बीपी एंड बीडी, अगर उसको लगता है कि ऑन एन जो लिमिट है, जो स्टैंडर्ड है, जो लिमिट हमने सेट किया है, अगर वो उसके आसपास भी है ना, तो वो क्या करता है, राउंडिंग ऑफ करके जो भी प्राइस है इनवॉइस का, उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। आई होप आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर टू यू, एंड आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि व्हाई प्लांट प्राइस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लांट प्राइस। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, तो यू कैन से इन दिस वे कि व्हेन प्लांट प्राइस अगर एक्टिवेट होता है ना, तो एसएपी अलाउ सम फ्लेक्सिबिलिटी इन द इनवॉइस प्राइस मैचिंग, बिकॉज सिस्टम को प्लांट प्राइस एक्टिवेशन से पता रहता है, एसएपी को एक्सपेक्ट है कि डेफिनेटली कुछ तो प्राइस में चेंज होगा, तो वो उस हिसाब से वेरिएंस परसेंटेज और बीडी जो भी सिचुएशन अलाउ करता है उसको चेक करता है, और फिर उस हिसाब से वो इनवॉइस को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, दैट इज डिसाइडेड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, द नेक्स्ट वी विल configure is where I was explaining here, right? 3. Now come to 4. The fourth is what? P, price efficiency. प्राइस एफिशिएंसी को हम क्या लिखते हैं, पीई ऑल्सो, ठीक है। अब प्राइस एफिशिएंसी का पहले मुझे एक एग्जांपल से समझाने दो कि ये होता क्या है। सपोज जैसे मैंने बोला कि पीओ प्राइस क्या है हमारा, 100 रुपीज पर यूनिट, है ना, से फॉर 100 यूनिट्स, ठीक है, फॉर 100 यूनिट्स, दिस इज आवर पीओ प्राइस, है ना। लेकिन वेंडर ने क्या किया, वेंडर ने क्या किया, इट हैज डिलीवर्ड ओनली, लेट मी राइट डाउन हियर, कॉपी एंड हियर लेट मी पेस्ट, हाँ, बट वेंडर ने क्या किया, वेंडर डिलीवर्स ओनली 80 यूनिट्स, वेंडर ने सिर्फ 80 यूनिट्स डिलीवर किया, प्लस उसने इनवॉइस सेंड कर दिया कितने का, 10,000 रुपीज का। दैट मीन्स
डेफिनेटली उसने क्या किया, जहां पे नॉर्मली हमारा 1 यूनिट 100 रुपीज का होना था, बिकॉज वैसे तो एक्चुअल में हमारा पीओ प्राइस ये था ना, 100 यूनिट्स का अगर 100 है पर यूनिट, दैट मीन्स 1 यूनिट इज व्हाट 100 रुपीज। हमने 100 यूनिट मंगाया, दैट मीन्स उसने 10,000 का इनवॉइस हमें भेज दिया। हमारा डिमांड ये था, लेकिन उसने एक्चुअल में भेजा सिर्फ 80 यूनिट्स। दैट मीन्स कि उसने कैसे कैलकुलेट किया, 10,000 डिवाइडेड बाई 80, तो उसने पर यूनिट कितना कैलकुलेट किया, इंस्टेड ऑफ 100 125 पर यूनिट। बट ये तो गलत है ना। तो इसलिए जब हम अगर पी को एनेबल्ड करते हैं ना, तो एसएपी को पता चल जाता है, एंड एसएपी को ये अंडरस्टैंड हो जाता है कि ओके, द जो भी सामान है वो पार्शियली आया है। मतलब if we activate P, that means it is an indication to SAP that yes, the quantity which was ordered, we have not received the exact quantity, rather हमें कम क्वांटिटी मिला है। एंड उसी अकॉर्डिंग हमारा एसएपी क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। क्लियर है? बिकॉज उस एसएपी in this situation where we activate price efficiency, SAP doesn't block the invoice because it understands that the per unit जो price है, it looks higher only because of partial डिलीवरी। क्लियर है आपको? देखो, वैसे रियल टाइम में ये कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया और अभी भी बता रही हूँ, ये कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप लोग नहीं करोगे। एंड इट्स नॉट नेसेसरी आल्सो टू गो इनटू कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। देखो, इट्स ऑल योर चॉइस whether you want to understand it or not. I generally prefer कि जो भी चीज मैं कर रही हूँ और जितना हो सके, I should understand the concept. क्लियर है? सो दैट जब आप कर भी रहे हो, आपको पता होना चाहिए ओके व्हाई वी आर एंटरिंग ऑल दोस नंबर्स, राइट? तो आप, एंड वी नेवर नो, सी इन एन इंटरव्यू वी, ऐसा नहीं होता है कि दो ये एमएम के पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन है तो आपको पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चंस। डेफिनेटली दे कैन आस्क एनीथिंग बिकॉज वी नेवर नो, राइट? क्योंकि इसमें फाइनेंस का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें एसडी का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है ना? तो वेयर इट इज लाइक ए कंपोजिट मॉड्यूल, जब आप कह सकते हो कि इसमें सिर्फ पर्टिकुलर फिनेंस नहीं, बाकी और भी मॉड्यूल्स इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर कैन throw up a question related to some MM also, just to check whether uh, how much hard work you have done in understanding the concept, या कितनी क्लैरिटी है आपको, है ना? सी डिग्री सबके पास है, लेट मी बी वेरी फ्रेंक, today's jobs market they look for skilled people minded। तो आप अगर उन सब लोगों के साथ आगे स्टैंड आउट करते हो, डेफिनेटली योर प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्शन इज मच मोर हायर देन दोज अदर पीपल। तो इसलिए मुझे लगता है कि नॉलेज जितना हो उतना बेटर है। जितने लॉजिक्स आपके क्लियर हो, उतने आप यू विल बी एट ए बेटर पोजीशन, राइट? सो ये दिस आर द टॉलरेंस लिमिट्स विच वी विल गोइंग टू सेट अप इन MM configuration। क्लियर है? So let's do it. I have explained you. So abhi explanation is done. Now the only thing which is remaining is configuration part. We will do it. So after OM our DC, 13th point is set tolerance limit। मैं लिमिट TL लिख देती हूँ, ठीक है? For price variance, ठीक है? First we will go for PE। PE, ठीक है? The transaction code, definitely आपको पहले SN30 जाना है, and there you have to enter this 169G। अब इतना कि ये क्यों एंटर करते हैं, ये क्या जरूरी है, ये इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इतना इतना भी आप इन डेप्थ मत घुस जाना कि आप अपने फाइनेंस मॉडल को भूल जाओ, राइट? आपसे कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो वो ऐसे होंगे विच विल बी वेरी मिनिमलिस्टिक, एंड कुछ ऐसे होंगे जो आप रेंडमली
कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर इसमें अगर पूछेंगे तो वैल्यूएशन लेवल क्या होता है, ग्रुपिंग कोड, मॉडिफायर, व्हाट डू वी मीन बाय वैल्यूएशन एरिया, आगे हम लोग पढ़ेंगे GIIR क्लियरिंग, सो दिस ऑल एंड व्हाट ऑल द टॉलरेंस लिमिट, व्हाट डू वी मीन बाय प्राइस वेरिएंस रिलेटेड टू PE, DD, है ना? तो इट कैन, सो दैट्स इट। सो अभी हम क्या करते हैं, लेट्स कम टू log in again. Come to SM30, just press enter. Here जो मैंने लिखा था VV underscore 169 GPS, ठीक है, and just display, ठीक है, and here can you see PE, आप कोई भी कॉपी कर लो, कोई भी कॉपी कर लो, come here, कोई भी ऐसे करके कॉपी करो, and this is PE, and आप कुछ भी दे दो टॉलरेंस की, it's all on you. Let me give as, or else just leave it. Key, you can't, you why to change the key? Just hold on, just hold on. Let me cancel it once. And again you just copy it. Copy any P type tolerance key. ठीक है, इसको आप कॉपी करो और आप अपना कंपनी देखो, वैसे यहाँ पे अमेरिकन डॉलर है, बट आप जैसे ही अपना कंपनी कोड लिखोगे ना, इट विल कम टू INR, ठीक है, इसको आप डबल क्लिक करो एंड कैन यू सी इंडियन रुपी। अब यहाँ पे आप कुछ भी परसेंटेज देखो, या तो आप एब्सोल्यूट अमाउंट दे सकते हो, लोअर और अपर लिमिट एक सेट कर सकते हो, और लिमिट क्या है ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, व्हाट डू वी मीन बाय दिस लिमिट्स, ठीक है, कि ये जो 5%, 100 रुपीज, 8 रुपीज, या कितना हम प्राइस एफिशिएंसी अलाउ कर रहे हैं, तो ये चीज वापस से दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, परसेंटेज थोड़ा ज्यादा लिख लो, जस्ट सो दैट अभी हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करेंगे, सो बेटर है यू जस्ट कीप इट 50, बट रियल टाइम में डेफिनेटली जो भी क्लाइंट से डिसाइड होगा वो ही रखोगे, जस्ट सेव इट। क्लियर है नाउ? 14th point, where we will maintain tolerance limits for other tolerance key, which is VP, BD and PP, ठीक है, तो इनके लिए एक अलग हमारा ट्रांजैक्शन कोड होता है, एंड द ट्रांजैक्शन कोड इज व्हाट? OMR6, ठीक है, तो just come to /n OMR6, just press enter, एंड यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, एक VP सेलेक्ट करो, तो कैन यू सी हियर समवेयर इज VP, हियर VP है, यहाँ पे आओ, कॉपी करो एंड जस्ट गिव योर कंपनी कोड ZD89, एंड यहाँ पे आप मेंशन कर दो 50, ठीक है, जहां पे मेंशन है जस्ट वो मेंशन कर दो एंड जस्ट सेव इट। फिर BD, तो BD भी है यहाँ पे, कॉपी कर लो, गिव योर कंपनी कोड and here you just give us 50 and just press enter and save it. And last is PP, so here I can see PP, just copy it, give your ZD89, and ये आप चाहो तो दो, नहीं तो आप हटा दो, इसमें इसने एब्सोल्यूट, जिसने भी क्रिएट किया था उसने एब्सोल्यूट अमाउंट भी दे दिया एंड परसेंटेज भी दे दिया, लेट मी कीप एस परसेंटेज ओनली, ठीक है, just press enter and save it. So we have created the tolerance limit. Now there is, finally configuration part is done. It's not that we have completely done it.
वी हैव टू क्रिएट जीएल अकाउंट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे आके है ना डेफिनेटली आपका रोल स्टार्ट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग जीएल अकाउंट। इट्स फाइनेंस मॉड्यूल या फंक्शनल जो हम लोग फाइनेंस के जो टीम है दे कम इनटू पिक्चर। ठीक है, अभी तक जितना भी था सब एमएम कंसल्टेंट का रोल था, लेकिन अब आगे जो भी होगा इट ऑल्सो इन्वॉल्व फाइनेंस टीम, financial consultant. Clear है? So now the 15th is what? 15th is we have to create GL account. ठीक है? But before creating GL account, I have to again explain you few things. And see, please understand this because जो भी मैं अभी पढ़ाऊंगी it is very important. Even I remember जब मैं certification exam दी थी तभी भी इससे related I have faced questions and interview के point of view से भी it is an important topic. ठीक है, अब आप ऐसे समझो कि जीएल क्रिएट तो करेंगे, लेकिन जीएल क्रिएट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज अराइज होंगे, क्या क्या जर्नल एंट्रीज क्रिएट होगा, या आप कह लो कि व्हाट ऑल जर्नल एंट्रीज विल बी triggered while passing any entry, whether it be related to goods receipts, invoice payment. तो एक बार आप जर्नल एंट्री से जब क्लियर हो जाते हो ना तो आपको इजीली पता चल जाता है कि कौन कौन से जीएल आपको क्रिएट करने हैं। ठीक है, क्लियर है? सो एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि हमारा एक्चुअल में अकाउंटिंग एंट्री कहाँ से स्टार्ट होता है? goods receipts, invoice receipts and payment to vendor, because purchase order तो क्या है? It is just a formal contract, right? So goods receipts, so आप एमएम में ऑब्वियस है हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे बट यहाँ पे भी समझेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट चीज है गुड्स रिसीट्स। ठीक है, गुड्स रिसीट्स को हम जीआर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए जब आप एक्चुअल में जब करोगे ना व्हेन यू विल पोस्ट इट यू विल पोस्ट थ्रू द ट्रांजैक्शन कोड MIGO। ठीक है, नाउ डेफिनेटली मुझे एक चीज और समझाना है, द डिफरेंस विच आई विल एक्सप्लेन यू इन लेटर क्लास। चलो अभी ये यहीं तक रहते हैं। तो अगर गुड्स रिसीट हुआ, सपोज आपने कोई सामान खरीदा, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स कह लो, और इन अकाउंटिंग लैंग्वेज वी कॉल इट एज स्टॉक, या हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में इन्वेंट्री भी बोलते हैं, राइट? सो दिस अकाउंट डेबिट, एंड डेफिनेटली अगर कोई एक नॉर्मल आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो तो आप क्या करोगे? यू विल credit at vendor account to vendor account. But in this situation, we will not credit it to vendor account. We will credit it to GRIR clearing account. Now, what do we mean by GRIR clearing account? And हम क्यों GRIR में क्रेडिट करते हैं वो मैं अभी बताती हूँ. There is a logical reason behind it. ठीक है, देखो जब आप मीगो में गुड्स रिसीट्स को पोस्टिंग करोगे द एंट्री विल बी इन्वेंट्री या स्टॉक अकाउंट डेबिट टू GR गुड्स रिसीट्स इनवॉइस रिसीट्स क्लियरिंग अकाउंट। क्लियर है? और एल्स आई शुड राइट एज अकाउंट। क्लियर है? यहाँ पे आप मेंशन कर दो एज डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे कुछ भी अमाउंट होगा हमारा, ठीक है, एंड यहाँ पे भी हमारा कुछ अमाउंट होगा। नाउ बिफोर दैट द मोर पहले एंट्री कर लेते, फिर मैं समझाती हूँ GRIR का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हो गया। फिर गुड्स रिसीट है, नेक्स्ट इज व्हाट? इनवॉइस रिसीट्स। आप गुड्स को मिलेगा, गुड जैसे डिलीवर्ड होगा या तो सेम डे या आफ्टर फ्यू डेज वेंडर जनरली इश्यू द इनवॉइस और सेंड यू द इनवॉइस। FIMM में जब आप इसका पोस्टिंग करोगे, आप पोस्टिंग करोगे मीरो में। ठीक है, अब डेफिनेटली ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि अभी तक तो हम इनवॉइस पोस्टिंग FB60 में कर रहे थे, राइट? तो अभी मीरो में क्यों और क्या डिफरेंस है? तो ये
ही चीज मैं कवर करूंगी, बट लेट कंसेंट्रेट फर्स्ट इन दिस जर्नल एंट्री। तो इसका क्या जर्नल एंट्री होगा? इनवॉइस रिसीव, डेफिनेटली आपको पैसे मिल रहे हैं, मिल गए, सॉरी, इनवॉइस आप रिसीव कर रहे हो वेंडर से, तो जो हमने पहले क्रेडिट किया था GR IR, वो अभी हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियरिंग अकाउंट डेबिट एंड टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, वही सेम चीज इसमें भी होगा हमारा। नाउ फाइनली देयर विल बी इनवॉइस पोस्टिंग। इनवॉइस का पेमेंट करेंगे, गुड्स मिल गया, इनवॉइस मिल गया, अब हमें इनवॉइस का पेमेंट करना है। ठीक है, IT यू कैन कॉल इट, एंड आप इनवॉइस पेमेंट जैसे मैंने बोला, या तो आप F-53 में कर लो, राइट, जब इंडिविजुअल आप पेमेंट कर रहे हो, या फिर आपको ऑल एक साथ रन करना है, तो यू कैन इवन रन एन ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम थ्रू ट्रांजैक्शन कोड F110। क्लियर है? ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। द अकाउंटिंग एंट्री विल बी व्हाट? द अकाउंटिंग एंट्री, अब पेमेंट वेंडर को मिल चुका है, तो वेंडर विल बी व्हाट? डेबिट, एंड we will credit the bank account। क्लियर है? नाउ कमिंग अगेन टू गुड्स रिसीट्स। ठीक है, ये जो फर्स्ट है स्टॉक अकाउंट, हम इसको डेबिट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज डेफिनेटली हमारा असेट बढ़ रहा है, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, तो जब असेट इंक्रीज हो रहा है या स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, हम उसको डेबिट करते हैं। क्लियर है? GR IR क्लियरिंग अकाउंट आप ऐसे समझो, ये एक हमारा टेम्पररी लाइबिलिटी अकाउंट है। व्हाट इज GR IR? इट इज ए टेम्पररी लाइबिलिटी अकाउंट। ये हम क्यों GR IR लिखते? क्योंकि अभी तक वेंडर ने, है ना, हमें इनवॉइस भेजा नहीं है, हमें जस्ट गुड्स मिला है। अगर सपोज वेंडर हमें इनवॉइस रिवाइज्ड भेज देता है, आज सपोज हमने गुड्स 1000 का, परचेज ऑर्डर हमारा 1000 का था, गुड्स हमें 1000 का मिला, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन, टैक्स का इम्पोजमेंट होना, क्लाइमेट चेंज होना, या कुछ और रेस्ट्रिक्शंस आने के कारण देयर इज रिवीजन इन द प्राइस, और वेंडर हमें से फॉर एग्जांपल 950 या 1050 का अगर हमें इनवॉइस भेज देता है, और अगर हम यहीं पे वेंडर को क्रेडिट कर देते, तो कैन यू इमेजिन कितना कंबर्शन हो जाता फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को एक्सट्रैक्ट करना, है ना? तो इसलिए फॉर द टाइम बिंग हम क्या करते हैं, बिकॉज हमें अभी तक इनवॉइस मिला नहीं है एंड देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द गुड्स रिसीट्स एंड द इनवॉइस रिसीट्स, हम फॉर द टेम्पररी टाइम के लिए GI IR को क्रेडिट करते हैं। होप आई एम मेकिंग सेंस? क्या समझ में आप लोगों को आ रहा होगा? ठीक है, एक और GI IR को हम एक तरफ से टेम्पररी भी बोल सकते हैं, या आप इसको पार्किंग लाइबिलिटी भी बोल सकते हो, थोड़े टाइम के लिए हम इसको पार्क कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप इसको क्लियरिंग अकाउंट भी बोल सकते हो, जैसे इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है। हाँ, अब तो जैसे मैंने बोला कि बिकॉज एक टाइम डिफरेंस रहता है गुड्स रिसीट्स पे और इनवॉइस मिलने में, इसलिए फॉर द टाइम बिंग हम वेंडर को क्रेडिट नहीं करते हैं। बिकॉज इससे क्या होता है ना, जो रिकॉन्सिलेशन जब हम करते हैं ना, तो डिफिकल्टी नहीं आती है, बिकॉज ये जो प्राइस में जो भी चेंज हो सकता है, it can happen. There can be some tax adjustment, there can be some price changes, there can be some discount which vendor might allow. तो इसलिए one of the reason of crediting GR IR clearing account in place of vendor account है, वेंडर भी हमारी लाइबिलिटी, बिकॉज हमें वेंडर को पे करना है, लेकिन ये हम लोग उसके प्लेस में इसको करते हैं जब तक हमारी एक्चुअल इनवॉइस रिसीट्स ना हो जाए। तो डेफिनेटली
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि क्यों आप GRIR क्लियरिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हो. फर्स्ट, यू कैन डेफिनेटली मेंशन हैज टाइमिंग difference between GR, which is goods receipt, and invoice receipts. ठीक है, so that हमारा reconciliation issues ना आए. Clear है? Now, the second reason is that, as I told you, कल ही बताया था शायद मैंने कि एक प्रॉपर हमारा मैचिंग होना चाहिए. परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसीट्स एंड इनवॉइस रिसीट्स, राइट? थ्री वे मैचिंग कॉन्सेप्ट. So the three-way matching concept also applied in this as well कि आपने जो परचेज ऑर्डर दिया, आपने जो गुड्स रिसीट्स किया, जो क्या सेम अमाउंट का आपको इनवॉइस रिसीट्स हुआ या नहीं हुआ. So definitely even it has to assure or ensure a three-way matching process. Clear है? अगर सपोज कुछ डिफरेंस आता है तो आप एडजस्टमेंट लेटर कर सकते हो मैनुअली. लेकिन अगर आप पहले ही इंस्टेंस में वेंडर को क्रेडिट कर दोगे ना, तो फिर बहुत डिफिकल्टी आएगी आपको अपने फाइनेंशियल को मैनेज करने में. क्लियर है? नाउ द थर्ड थिंग इज दैट कभी कभी क्या हम व्हाई वी क्रेडिट द वेंडर अकाउंट, अगेन देयर इज अ रीजन फॉर इट. मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है ना, हमें गुड्स मिल जाता है लेकिन इनवॉइस या तो मिलता नहीं है. मतलब वेंडर या तो इनवॉइस भूल जाता है देना, या ऐसा भी कभी होता है कि दे इनवॉइस बट वो इनकरेक्ट हो. तो उस सिचुएशन में भी अगर हम वेंडर को पहले ही क्रेडिट कर देते हैं तो हमें एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलना डिफिकल्ट हो जाएगा. दैट इज द रीजन कि हम GRIR के समय ये जो GRIR है ये तभी वेंडर मतलब ये वेंडर पे कन्वर्ट तभी होगा जब एक्चुअल में हमें इनवॉइस रिसीट्स होगा. क्लियर है? So the third is what? The third reason is just to avoid premature liability. Premature liability का मतलब जैसे मैंने बोला कि suppose we do get invoice but sometimes या तो incorrect invoice हो सकता है there can be chance, या ऐसा भी हो सकता है because इतने सारे transactions होते हैं तो vendor invoice देना ही भूल जाए, राइट? तो इसलिए हम उसको क्यों क्रेडिट करें जब तक हम इनवॉइस मिला ही नहीं, हम क्यों उसको लाइबिलिटी में शो करें. क्लियर है? क्योंकि एक वेंडर का लाइबिलिटी तभी बनेगा जब वो हमें इनवॉइस देगा, राइट? उस एग्जैक्टली उस अमाउंट का तभी हम उसको क्रेडिट करेंगे. क्लियर है? So that is also one of the reason that we credit GRIR because the liability is only recorded when the invoice is posted. Invoice is posted in Miro so that there won't be any inaccuracy in our financial statement. Clear है? And also one more thing, आप है ना कितने बार ऐसा भी होता है कि अगर हम बल्क में गुड्स ऑर्डर करते हैं ना, तो वेंडर हमें गुड्स है ना मल्टीपल बैचेस में भेजता है. तो ऑब्वियस बात है जब वो मल्टीपल बैचेस या इंस्टॉलमेंट में भेजेगा तो उसी हिसाब से हमें इनवॉइसेस भी मिलेगा. तो इनवॉइसेस आर रिसीव्ड आल्सो सेपरेटली. सो डेफिनेटली just to track that partial receipts of invoices and goods separately, it's very important that there should be a better controlling over the procurement and the payment. इसलिए भी एक और रीजन है so that we credit GRIR clearing account. क्लियर है? आई एम वेरी मच श्योर कि अब आप लोगों को समझ में आ गया why we credit it as a temporary liability account. है ना? Now coming to सेकंड क्या है हमारा, ये तो अब जो चीज आप जब गुड्स मिल गया आपने इसको क्रेडिट कर दिया फॉर द टाइम बिंग, अब फाइनली इनवॉइस मिल गया, नाउ द एक्चुअल वेंडर कैन बी क्रेडिटेड. क्लियर है? नाउ इट इज आवर लाइबिलिटी. तो जो पहले आप एक ऑफसेटिंग अकाउंट की तरह यूज कर रहे थे, जो पहले क्रेडिट था, अब आप उसको डेबिट करोगे ना जस्ट टू नलीफाई इट एंड सो दैट वेंडर कैन कम इनटू पिक्चर.
क्लियर है? एंड फाइनली वी आर मेकिंग द पेमेंट, आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है तो वेंडर अकाउंट डेबिट, और बैंक से पैसा जा रहा है, आपके असेट कम हो रहे हैं, सो आपका ये क्रेडिट, इट्स अ सिंपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो आई एम श्योर अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एंड एज पर द कॉन्सेप्ट यू मस्ट बी वेरी मच श्योर कि अब हमें कौन कौन से जर्नल एंट्रीज क्रिएट करने हैं। क्लियर है? सो लेट्स क्रिएट द जर्नल एंट्री नाउ। Now, come to, so we will create GL. So the journal entry क्या होगा? Definitely stock account, एक गुड्स अकाउंट का जर्नल एंट्री होगा, है ना? और GR IR क्लियरिंग अकाउंट का जर्नल एंट्री होगा। आई मीन जर्नल एंट्री नहीं, GL अकाउंट हमें क्रिएट करना होगा। वेंडर का वी ऑलरेडी नो अकाउंट पेबल है, विच इज द रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट। अभी तक हमने इतना कर लिया कि अब तो ये क्वेश्चन आना भी नहीं चाहिए, और बैंक ऑलरेडी क्रिएटेड है। So the only two account which we have to create is stock account and GRIR clearing account. So let's create it and then we will wind up with this class. Come to FS00 and switch your company code to ZE89 and asset है तो हम 1020 में create कर लेते हैं। 1020, just press enter, and here you have to is asset, come to balance sheet, यहाँ पे आप लिख दो stock account और इन्वेंट्री अकाउंट, जो भी नाम आपको देना हो। कंट्रोल डेटा में आप आओ, just only balance in local currency, and here just give your 001 and come here as create बैंक और इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप दोगे G006 which is for material account, और it's better you write down here as material account only because वो ज्यादा इजी होगा आप लोगों को समझने में। You can write inventory as well, ठीक है? And definitely this is for material account G006, just save it। Clear है? Now come to slash and FS00। What's happening? When I created, what happened? 1020 मैंने create किया था ना? I'm so sorry, I have for ये DI89 था and I forgot I have to do Z89, right? I missed it। कोई issue नहीं है। Only balance in local currency 001, एंड आई होप आपको अभी क्लैरिटी हो गई होगी कि ये पार्ट क्यों हमारा प्रीफिल नहीं हुआ। व्हेन वी हैव, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ जीएल फ्रॉम वन कंपनी कोड टू अनदर कंपनी कोड। जहां पे मैंने बताया था स्टार्टिंग ऑफ क्लास में कि चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे कॉपी होता है लेकिन कंपनी कोड लेवल पे कॉपी नहीं करते हैं। आई होप यू ऑल रिमेम्बर दैट। ठीक है, यहाँ पे 006, ठीक है, जस्ट प्रेस एंटर। And also what you do, just give us post automatically only, ठीक है, and just save it। ठीक है, now coming to GRIR, it is a part of vendor, मतलब हम vendor को के प्लेस में फॉर द टाइम बिंग हम एक टेम्पररी क्लियरिंग अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, राइट? सो डेफिनेटली इट इज द पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, तो हम क्रिएट कर सकते हैं विथ 2020 बिकॉज इजी होगा 10, और एल्स रहने दो 2014 ही कर लेते, कोई इश्यू नहीं है। तो 2014 कर लो, एंड हियर इट इज आवर लाइबिलिटी बट पार्ट ऑफ बैलेंस शीट ओनली। तो यहाँ पे आप लिखोगे GIR क्लियरिंग account, okay, and just copy paste it। control data में आप आओ, only balance in local currency, line item display 001 and
और शॉर्ट की आप है ना, एक मिनट, ये ओपन आइटम मैनेजमेंट पे टिक करना एंड शॉर्ट की अगर मैं, एक मिनट, 010 देना because it is a short key of purchase order only. And here you will give us G001. G001 ही देंगे, ये नॉर्मली है हमारा, एंड just press enter. What's going on? हो गया? That's it. Save it. I think only input text allowed supposed to be okay. ठीक है. I think it is done. अब डेफिनेटली ये क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों के माइंड में कि वाई GRIR के लिए हमने ओपन आइटम मैनेजमेंट सेलेक्ट किया, करेक्ट? नाउ द रीजन बिहाइंड ओपन आइटम मैनेजमेंट, हम इसलिए GRIR को, क्लियरिंग अकाउंट जो GL है उसको ओपन आइटम मैनेजमेंट लिखते हैं। हेलो, तो एक चीज मुझे, ये एक तो ये कॉन्सेप्ट था, FS00 में जो हमने क्रिएट किया था ना, GRIR clearing account. So here you can see the short key is 010 because it relates to purchase order. ठीक है? And इसमें भी हम क्या करेंगे? We will do post automatically and also text category as only input text allowed. ठीक है? And just save it. That's okay. It's a warning message. That's okay. And yeah, this, let me explain you why we maintain GRIR clearing account as an open item management. ओपन आइटम मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि आपको जब मैं ऑब्वियस आने वाली क्लास में शो करूंगी क्लियरिंग प्रोसीजर, GRIR क्लियरिंग प्रोसीजर, तो वहां पे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगा। बट एक बार समझाने के लिए लेट मी एक्सप्लेन यू इन दिस वे कि सपोज है ना, आप कभी कभी क्या होता है ना, इनवॉइस या तो डिलीवरी हुआ नहीं हो, या आपके एक्चुअल में इनवॉइस मिसिंग हो, या मिसिंग डिलीवरी हो, है ना, वी नेवर नो। तो उस सिचुएशन में आपको कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर आपके परचेज ऑर्डर से रिलेटेड आपको गुड्स मिले हैं या नहीं मिले, इनवॉइस मिला है या नहीं मिला, वो तभी पता चलेगा इफ सम criteria is there or if feature is there, a kind of where you can see it as an open item. अब इसको ऐसे समझते हैं, GRIR में क्या होता है ना, आप सपोज गुड्स रिसीट करते हो, हाँ आपने 1000 रुपीज का रिसीट किया, आपने इनवॉइस रिसीट कर लिया 1000 रुपीज का, तो GR एक बार डेबिट होगा, एक बार क्रेडिट होगा, नलीफाइड, ठीक है। फिर सपोज एक 1400 का किया, एक 1400 का किया, एक 2300 का किया, एक 1700 का किया, आप 1700 का किया, ठीक है। तो आप जब GRIR क्लियरिंग को प्रोसीजर को रन करोगे ना, तो आप चेक करो, आप, आई विल शो यू, ये सब नलीफाइड हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियस है, बैकग्राउंड में दे चेक एवरीथिंग एंड इफ एवरीथिंग मैचेस दे नलीफाई डेबिट एंड द क्रेडिट। तो ओपन आइटम मैनेजमेंट से एक तो ये चीज होता है कि जो डेबिट और क्रेडिट है वो नलीफाइड हो जाएगा बैकग्राउंड में, और जो आपको दिखेगा फ्रंट में वो होंगे वो आइटम जो ओपन पड़े हैं। अब ओपन का रीजन कुछ भी हो सकता है कि देयर कुड बी मिसिंग डिलीवरीज, देयर कुड बी मिसिंग इनवॉइसेस, या कोई और कारण हो। तो आप उस कारण तक, उस कोज तक पहुंचने से पहले आपको पता तो होना पड़ेगा ना कि ऐसे कौन कौन से आइटम्स है। अब ये तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 7 आइटम्स ही मेंशन किए, रियल टाइम में आप बल्क में करते हो, राइट? सो दिस ओपन आइटम मैनेजमेंट के थ्रू आपको पता चलता है कि कौन कौन से आइटम्स ओपन है, और है तो क्या रीजन है उसके पीछे। सो टू रीचेक दैट कोर्स वी make GRIR as a open item management. Clear है? So that's all about today's class. Thank you and have a good day.